नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट और टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे सारे वीडियोज़ आपको सिखाने के लिए हैं, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले अभी तक जितने सारे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बहुत कुछ मिस करेंगे, तो जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, आपने वो डेटा मिस कर चुके हैं, तो वो आप जाकर टेलीग्राम में चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है टाइटन। देखिए टाइटन इंडिया के टाटा ग्रुप के एक सबसे बड़ा कंपनी है और इंडिया के ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में नंबर वन कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी का सिर्फ ज्वेलरी का बिजनेस नहीं है, इसका वॉचेस का भी बिजनेस है, सनवेयर्स का भी बिजनेस है और फैशनिक कुछ प्रोडक्ट का भी बिजनेस है। तो टाइटन का सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज ज्वेलरी प्रोडक्ट से ही आते हैं, तो इसलिए इसका सेक्टर वाइज देखा जाए तो टाइटन डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी इस सेगमेंट में कंपनी के नाम देखने को मिलेगा। और इसका मार्केट कैप कोई छोटा-मोटा मार्केट कैप नहीं है, करीबन 2,70,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। तो कंपनी में क्या खासियत है, वो सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि टाइटन कंपनी के ऊपर आज राकेश झुनझुनवाला जी ने इस कंपनी के ऊपर जब जब उन्होंने निवेश किया था, तब से लेकर आज तक जो जर्नी है, आज भी उन्होंने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। आज उनके देहांत होने के बाद भी इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग उनके वाइफ के नाम में है। अगर इस चीज़ को मैं आपको एक बार दिखा दूँ, तो आप ध्यान से देखना, पब्लिक सेक्टर में जाना, यहाँ पे आपको दिखेगा झुनझुनवाला राकेश राधेश्याम, जिनके पास 3.85% का होल्डिंग्स था और उनका देहांत होने के बाद उनका सारे होल्डिंग किसके पास चला गया? उनके वाइफ के नाम में। और ध्यान से एक चीज़ देखना, उनके वाइफ ने क्या किया? कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर स्टेक इंक्रीज़ करता गया। तो आप कहेंगे सर क्या उनके वाइफ खुद रिसर्च करके काम करते हैं? बिल्कुल नहीं, उनके टीम्स भी है, जो टीम्स पहले से राकेश झुनझुनवाला जी ने बना के रखे थे, उनकी कंपनी के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। तो उनकी हेल्प के माध्यम से ये सारी चीज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, राकेश झुनझुनवाला जी के पास होल्डिंग्स है, तो आप इसको देखकर निवेश कर रहे हैं, तो वो कुछ अलग बात हो जाएगा। तो आपको इस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि सही में कंपनी में स्ट्रेंथ है। चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कंपनी का पी रेशियो मुझे 84 लगा और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 28 है। इसका मतलब कंपनी खुद का जो पी रेशियो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, वो कितना हाई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो एक 200 के आसपास चला गया था और आज इसका पी रेशियो कितना है? 84 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी का जो पी रेशियो है वो 78, तो 78 से 80 ये जो मतलब आसपास ही है, 5 साल की एवरेज के आसपास ही देखने को मिला है। तो एक अच्छी बात है और साथ ही साथ कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा है। हाँ, कर्जा थोड़ा ज़्यादा है। क्यों कर्जा लिया वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा। उससे पहले देखिए प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है और फ्री कैश फ्लो भी है और सबसे बड़ी बात है 6 दिनों के अंदर-अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। मतलब जो माल्स वो बेच रहे हैं, वो 6 दिनों के अंदर-अंदर कंपनी के हाथ में पैसा वापस आ रहा है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो ध्यान देना जून क्वार्टर में पिछले बार 9,400 करोड़ का सेल्स था। इस बार वो सेल बढ़ के हो चुकी 11,800 करोड़ के आसपास और वही सेल आप देखेंगे यहाँ पे इस बार में कितना हुआ? करीबन 11,800 करोड़ के आसपास। तो एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा और सब कुछ कंट्रोल करने के बाद कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो देखिए इस बार कुछ कम हुआ। तो क्यों कम हुआ? क्योंकि देखिए कंपनी का मतलब सेल्स तो ज़्यादा हुआ, मगर कंपनी का एक्सपेंस भी ज़्यादा हो गया। तो इसके चलते कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वहाँ पे ही आपको कम देखने को मिला और उसके साथ-साथ कंपनी का जो मतलब पर्स इंटरेस्ट है, वो भी इस बार कंपनी को ज़्यादा देना पड़ा। तो इस सारे चीज़ के कारण कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आया और इतना ज़्यादा भी इम्पैक्ट नहीं है कि कंपनी बहुत ज़्यादा क्रैश होने वाला है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर कंपनी का सालाना बात करूँ तो साल भर में कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन्स करते हैं। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत शानदार है और सीएजीआर का परसेंटेज भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो जब हर पैरामीटर्स पर पॉजिटिव है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको एक भरोसा ज़रूर जताना चाहिए। क्योंकि एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी आपको एवरेजली रिटर्न कितना दिया? 30% के ऊपर आपको एवरेज रिटर्न दे रहा है। तो जो कंपनी 30% के हिसाब से रिटर्न दे रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। तो रही बात कंपनीज़ के रिज़र्व का, तो ध्यान दीजिएगा रिज़र्व लगातार बढ़ते जा रहा है। इस बार 11,700 करोड़ तक पहुँच गया। बोरिंग्स जो मतलब कर्ज़ा, कर्ज़ा भी कंपनी के बढ़ा, तो उसके साथ-साथ कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा।
और उसके साथ-साथ कंपनी का CWIP भी बढ़ा। CWIP का मतलब है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। ये इस बार हाईएस्ट कंपनी पैसा लगा के रखे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फेवर में है। तो इस कंपनी के ऊपर मैंने एक इसी के कारण एक बुलिश ट्रेंड में आपके साथ शेयर किया था और वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या बना था? एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना और इस कप विथ हैंडल के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कौन सा कैंडल में हुआ मैं आपको बता दूं। देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और नेक्स्ट मतलब 2 डेज के अंदर अंदर यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन कर दिया। जब कप विथ हैंडल पैटर्न्स बनते हैं आपको करना क्या है, यहाँ पे ब्रेकआउट देखना है कोई भी कैंडल्स के ऊपर और उसकी ऊपर मार्किंग कर देना। उसकी ऊपर अगर कोई भी क्लोजिंग हो कोई भी कैंडल्स तो उस कैंडल में एंट्री ले लेना। तो यहाँ पे मैंने एंट्री यहाँ पे तो लिया और उसके बाद देखिए किस तरीके से शानदार एक मोमेंटम हुआ। और जब करेक्शन हुआ था बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर अब तो फिर से वही लेवल में आ जाएगा, तो क्या मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ? देखिए प्रॉफिट बुक करना, बाई करना, सेल करना सब कुछ आपके हाथ में है। मैं आपको जो चार्ट पैटर्न सिखा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर भी बाई करिए सेल करिए। मेरा काम है आपको सिखाना, सही टाइम दिखाना कि कौन सा टाइम में कौन सा पैटर्न्स क्रिएट हो रहा है, उस पैटर्न के हिसाब से क्या बनने वाला है। बाकी आप समझदार है उस हिसाब से काम करना। मेरा टारगेट तो अभी तक नहीं हुआ तो मैं ऑलमोस्ट कंटिन्यू जरूर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है यूपीएल। देखिए यूपीएल शेयर लगातार लगातार 52 वीक का लो मतलब करते जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए इस कंपनी का जो बिजनेस है वो वो जो सेक्टर से बिजनेस कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट्स के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं वो प्रोडक्ट्स इस कंपनी के ऊपर बर्बादी के अभी मेन कारण बन चुके हैं। वो क्या है? स्पेशलिटी केमिकल्स। देखिए एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी एग्रो केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं क्योंकि उसके साथ साथ कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स को भी बेचते हैं। अगर सिर्फ के सिर्फ एग्रो केमिकल्स के ऊपर काम करता तो जो ईपीएल नंबर वन पोजीशन में था वो नंबर वन पोजीशन में ही रहता। आज नंबर वन पोजीशन में नहीं है, आज कंपनी सेकेंड पोजीशन में आ चुके हैं। पीआई इंडस्ट्रीज नंबर वन पोजीशन में आ चुके हैं। तो सोचिए जब कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से हो रहा है तो कंपनी का पी रेशियो भी लगातार लगातार डाउन साइड में जा रहा है। तो पी रेशियो कम होना एक फायदेमंद सौदा भी हो सकते हैं। तो आरओसी आरओई तो एवरेज लेवल के आसपास है और कंपनी के पास डेप्थ भी है, इनकम भी हो रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी ने इनकम करना बंद कर दिया। कंपनी का सेल्स के बारे में बात करूँ अब ध्यान से देखना। कंपनी के पिछले सालों के जून क्वार्टर में सेल्स 10,800 करोड़ था। इस बार वो घट के हो चुके 8,900 करोड़। तो डायरेक्टली कितना चेंजिंग हुआ आप देख सकते हैं। पिछले क्वार्टर के तुलना से देखा है तो 50% कंपनी का सेल डाउन हुआ है। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है स्पेशलिटी केमिकल्स। तो जो स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड मार्केट में कम हुआ उसके चलते इस कंपनी का भी डिमांड कम हो गया और उसके चलते ही कंपनी का सेल्स डाउन हो गया। तो देखेंगे तो आज तक की सबसे लोएस्ट प्रॉफिट कंपनी इस बार किया और इस तरीके से प्रॉफिट होगा तो हर कोई तो स्टॉक स्टेक बेचना चाहेंगे। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर क्या राय है? देखिए मुझे कंपनी में कुछ गड़बड़ी तो उतना ज़्यादा नहीं लगा क्योंकि कंपनी के ऊपर रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, कर्जा भी कंपनी के ऊपर बढ़ते जा रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी कर्जा नहीं लिया। तो कर्जा किस बेसिस में लिया गया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का जो लॉन्ग टर्म कर्जा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। 20,000 करोड़ तक कर्जा जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया गया है और शॉर्ट टर्म के लिए बहुत कम कर्जा लिया गया है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक प्लस पॉइंट जरूर है क्योंकि कंपनी जब लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा लेता है तो उसका थिंकिंग और बिजनेस पॉलिसीज कुछ अलग होते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना क्योंकि एज ए इन्वेस्टर भी देखिए ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर माल बेचकर भाग रहा है। तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली गिरावट हो रहा है, इसका मतलब एक अपॉर्चुनिटी कंपनी आपको दे रहा है। वो अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? ध्यान से देखना। कंपनी इस लेवल तक, कंपनी जिस लेवल से कंपनी आज कंटिन्यूसली सेल ऑफ करने के बाद नीचे आया और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो रेंज है इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद एक बिग जर्नी हुआ था और यहाँ पे देखिए नीचे जो रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट जोन है उसी सपोर्ट पे कंपनी आकर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे कोई भी रिवर्सल कैंडल दिखे या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ रिवर्सल कैंडल दिखे तो मैं एंट्री लेने के लिए जरूर जरूर कुछ डिसीजन लूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं सच में इंतजार कर रहा हूँ मौके का। उसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। अभी आप भी वेट करिए, कोई भी मौका मिलता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। देखिए आईटीसी इंडिया की एक सबसे बड़ा सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इस कंपनी को एफएमसीजी सेक्टर से देखा जाता है। कंपनी का बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए एफएमसीजी के ऊपर भी है, सिगरेट प्रोडक्ट्स के ऊपर भी है, होटल्स का बिजनेस करते हैं, पेपर बोर्ड, साथ ही साथ पेपर पैकेजिंग एंड एग्रो बिजनेस के ऊपर, साथ ही साथ कंपनी का आईटी सेक्टर्स के भी ऊपर भी कंपनी के बिजनेस चलते रहते हैं।
तो कंपनी का अलग-अलग सेक्टर के ऊपर बिज़नेस है और कंपनी की सबसे बड़ी बात है कंपनी सबसे ज़्यादा बिज़नेस जो करते हैं वो देखा जाए तो सिगरेट्स के ऊपर। इसका मतलब सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ कंपनी का आता है सिगरेट्स के ऊपर। तो आप कहेंगे सर मार्केट में देखता हूँ बहुत ज़्यादा सिगरेट्स बेचा जाता है और बहुत सारे लोग इस सिगरेट प्रोडक्ट्स के एडिक्शन भी है। तो फिर भी इस कंपनी का ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखिए सिगरेट्स में ना गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्सेस और सेस भी लगाते हैं। तो टैक्सेस और सेस जब लगाए जाते हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर तब उसका प्राइस बढ़ जाते हैं और प्राइस बढ़ने के बाद भी उसको उस कंपनी का जो मतलब फ़ायदा होना चाहिए था, उतना फ़ायदा नहीं होता। तो इस बेसिस में प्रोडक्ट ज़्यादा बेचने के कारण भी, टैक्सेस ज़्यादा होने के कारण कंपनी का जो प्रॉफ़िट मार्जिन है, उसमें थोड़ा-सा इम्पैक्ट आते हैं। तो कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी मत समझ लेना, 5,50,000 करोड़ के आस-पास मार्केट कैप बन रहा है। कंपनी का पी रेशियो तो रीज़नेबल है और आरओसी, आरओई बेस लेवल में देखने को मिला। पी रेशियो कितना लोएस्ट साइड में है वो आपको बता दूँ कि पी रेशियो एवरेज पी रेशियो कितना था 21 के आसपास और आज कितना पी रेशियो दिखा रहा है? कंपनी का पी रेशियो दिखा रहा है 27 के आसपास। तो ये एक पी रेशियो जो है वो कुछ इस तरीके से नज़रिया यहाँ पे देखने को मिला। कंपनी का क्वार्टरली जो रिज़ल्ट है वो उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का साथ ही साथ एक्सपेंस भी आप देखेंगे, कंपनी के मेंटेनेंस भी अच्छा खासा हो रहा है। उसके साथ-साथ कंपनी का जो प्रॉफ़िट है वो देखेंगे कंपनी कंटिन्यूअसली एक ही रेंज के ऊपर प्रॉफिट को धीरे-धीरे करके ग्रोथ करते जा रहा है। कंपनी 5,000 करोड़ था, पिछले सालों में 4,400 करोड़ था, उसको बढ़ाकर कर दिया 5,000, 5,000 से 5,200, इस बार 5,190 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो रही बात कंपनीज़ के इन्वेस्टर के, तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान दीजिएगा एफएस के पास, डीएस के पास और साथ ही साथ आप देखेंगे पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। इस कंपनी के ऊपर कोई भी प्रोमोटर नहीं है, पहले से ही प्रोमोटर नहीं था और आज भी प्रोमोटर नहीं है। तो इस कंपनी के ऊपर एफआईएस और डीएस के पास ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है। क्योंकि क्यों ना रखे, जो कंपनी इतना शानदार सा रिटर्न भी दे रहा है, 3 साल में 30%, 1 साल में 40% से भी ज़्यादा। तो उस कंपनी के ऊपर हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। बाकी आप समझदारी से काम ज़रूर लीजिएगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे टेट जो बना था, मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो यहाँ पे भी टेट बना, मैं आपके साथ शेयर किया। फिर से यहाँ पे ट्रेड बना, वो भी मैं शेयर किया। फिर से यहाँ पे बना, इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के ऊपर, ये सब कुछ ट्रेड मैं आपके साथ शेयर किया था। फिलहाल के लिए मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो हायर रेंज में जा चुके हैं, यहाँ पे कोई भी एंट्री मत लेना। क्योंकि यहाँ पे एक करेक्शन होने का चांसेस है और मैं होल्ड कर रहा हूँ, मतलब इंतज़ार कर रहा हूँ, इस लेवल तक आने दीजिए। उसके बाद रिट्रेसमेंट करेगा तो मैं ज़रूर एंट्री लेवल यहाँ पे मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं है। फिलहाल के लिए इसको करेक्शन होने दीजिए, इस रेंज सपोर्ट तक आने दीजिए। उसके बाद कोई भी डिसीज़न होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ जिसका नाम है ज़ी एंटरटेनमेंट लिमिटेड कंपनी। तो ज़ी एंटरटेनमेंट आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़ा एक एंटरटेनमेंट कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप करीबन 26,300 करोड़ के आसपास है। कंपनी का एकदम ज़ीरो डेब्ट कंपनी है, फिर भी कुछ खासियत कंपनी के ऊपर देखने को मिला, कुछ वीकनेस भी देखने को मिला। जैसे कंपनी इतना बड़ा होने के बाद भी सिर्फ 47 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। कंपनी का तो पी रेशियो अवेलेबल नहीं है। मैं अगर आपको चार्ट पैटर्न में पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो करंट जो पी रेशियो चल रहा है कितना? 28 के आसपास और कंपनी का एवरेज पी रेशियो कितना? 24 के आसपास। चलो मान ही लेता हूँ ठीक-ठाक ही है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो देखिए रिजल्ट में कुछ पॉजिटिव तो है, मगर क्या पॉजिटिव है मैं आपको बता दूँ, कंपनी का सेल्स ठीक-ठाक है, चलो मान लेता हूँ। कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा है, उसके साथ-साथ कंपनी को देखिए टैक्सेशन भी पे करना पड़ा। कंपनी का अदर्स इनकम जो है, वो हमेशा के लिए नेगेटिव रहता है और इसीलिए कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो पॉजिटिव से चले आए नेगेटिव। तो कंटिन्यूअसली लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी लॉसेस करते जा रहा है। और इस लॉसेस होने के कारण भी कंपनी के ऊपर एक शानदार मोमेंटम इसीलिए हुआ क्योंकि आप प्रीवियस जो 2-3 क्वार्टर्स था, उस क्वार्टर में शानदार कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करके दिया। और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी कंपनी का देखिए इस करंट ईयर्स में ही कंपनी का लॉसेस देखने को मिला। बाकी सालों में कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट करते जा रहा है। तो रही बात कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो एकदम बेकार है, प्रॉफिट ग्रोथ तो बिग नेगेटिव में है और आरओसी चलो मान ही लेता हूँ 10 साल में पॉजिटिव है, बाकी साल में उतना खास नहीं है। रिटर्न भी कुछ खास नहीं है, तो इस कंपनी के ऊपर मैं हमेशा ट्रेडिंग के हिसाब से देखता हूँ, कोई भी एज़ ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं देखता। तो कंपनी के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो एफएस के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स था और एफएस ने खुद माल को बेचा और आप जानते हैं इसके ऊपर कितने बड़े ये जो इन्वेस्को है
इस कंपनी ने सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स रखे थे, आज उन्होंने माल बेच दिया क्योंकि उनका कहना है कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करना थोड़ा-सा अभी फ़िलहाल के लिए रिस्की ज़ोन हो सकता है क्योंकि प्रमोटर खुद माल बेचकर भाग गया और अभी पड़े हुए हैं सिर्फ पब्लिक और एफआईएसडीएस सबके पास ही होल्डिंग्स है, मगर मुझे नहीं लगता वो लोग सारे एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। तो रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था। आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक कंटिन्यूअसली सेल ऑफ होने के बाद एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया था। इस रेजिस्टेंस को कहाँ पे ब्रेक किया? इस कैंडल्स ने ब्रेक किया। तो आप कहेंगे सर क्या आपने यहाँ पे एंट्री लिया था और यहाँ पे आपका टारगेट था? बिल्कुल नहीं। मैं बहुत दिनों पहले ही आपको एक वीडियो बना के बताया था कि कंपनी के ऊपर एक 20% के ऊपर एक ट्रेड बना था। वो ट्रेड मतलब क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूअसली बाइंग का एक ट्रेड बना और 54% के आसपास टारगेट था। तो मैं तब से इंतज़ार कर रहा था कि मुझे कभी भी इस लेवल में टच करे तो मैं एंट्री लूँगा और मेरा टारगेट यहाँ तक होगा। तो बहुत दिनों तक उसको टच नहीं किया और दूसरी बात मैंने एंट्री क्या क्यों लिया वो भी मैं आपको बता दूँ। मुझे इस एंट्री में एक भरोसा था, वो भरोसा किस लिए था? एक एक्चुअली देखा जाए यहाँ पे जो पैटर्न्स क्रिएट हुआ था, जो पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हुआ था, वो पैटर्न्स एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 200 डेज़ ये ब्लैक कलर का जो लाइन है, वो 200 डेज़ ईएमए का है। तो उसके नीचे पैटर्न्स क्रिएट हुआ था और उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग हुआ। जब उसके नीचे ओपन होता है और उसके ऊपर क्लोजिंग होता है, तो हायर पॉसिबिलिटी है जब इस रेंज को टच करेगा तब एंटी अच्छी तरीके से बनेगा और अच्छी तरीके से टारगेट बनेगा। तो एंटी कब बना? एंटी बना यहाँ पे, एक्चुअली एंटी बना यहाँ पे। तो एंटी कब बना? एंटी बना 26 मई 2023 में और देखिए कितना फटाफट टारगेट मिला और अब कितने टारगेट मिला आपको मैं एंट्री लेवल से मैं टारगेट तक का बता दूं तो अराउंड 56% का टारगेट मिला और वो भी कितने दिनों में सिर्फ के सिर्फ 76 डेज में एटलीस्ट मान चलता हूँ 2.5 मंथ के अंदर अंदर तो ये एक बिग पॉजिटिव टारगेट मिला है तो आपका भी एंट्री था तो मुझे जरूर कमेंट्स करना क्योंकि मैं पहले आपको वीडियो भी बना के दिया था और टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है लंकार होल्डिंग्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। वो क्या है? कंपनी का अनाउंसमेंट। वो क्या है? कंपनी यहाँ पे बोनस देने वाला है। कंपनी बोनस कब देंगे? 18 तारीख को मतलब आज के दिन ही कंपनी आपको बोनस देंगे। बहुत दिनों से मैं इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी खरीद के रखे हैं, उसको 2 के बदले 1 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो ये सारे वीडियोस एज एजुकेशन पर्पस में है। किसी कंपनी के ऊपर बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।